फ्रेंड्स बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ है बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फैमिली डेफिनेटली बस स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के दो तरीका हैं। एक को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, दूसरे को बोलते हैं ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है, सही स्टॉक को सही वैल्यूशन पे खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, तब तो कैसे कंपाउंडिंग की तरह धीरे धीरे पैसे बनते हैं। ट्रेडिंग की बात की जाए, बहुत ही कम लोग सफल होते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, सफलता के चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं। ट्रेडिंग की बात की जाए, ट्रेडर्स की बात की जाए, उनके लिए ट्रेंड देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या बुलिश ट्रेंड हो या फिर बेरिश ट्रेंड हो, साइडवेज में गए ट्रेडर्स लोग ना बहुत बड़े पैसे नहीं कमा पाते। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग को छोड़ के इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना, उनके पैसे आराम से बनते हैं। बट फ़र्क इतना है कि हमें ट्रेंड को छोड़ के ना कभी कभी कॉन्ट्रा बेट लेने की आवश्यकता पड़ती है, और वैल्यूशन को हम लोग प्रायोरिटी ज़रूर देंगे। ऑफ कोर्स कैसे कोई भी स्टॉक का बॉटम टॉप किसी को पता नहीं होता है। जो क्लेम करता है आपसे झूठ कहता है, बिकॉज मार्केट में सेंटिमेंट कब उड़ जाए और कब वापस आ जाए ये किसी को पता नहीं होता है। और इसी के संग आपको सही स्टॉक को सही वैल्यूशन पे खरीदने का ना कला पता होना चाहिए। तो मैं इधर पे इस 3 स्टॉक को डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सस्ते भाव पे एज़ पर द वैल्यूशन हमें दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम है। आने वाले कल में जिस दिन इन सब इंडस्ट्री में तेज़ी आई, रीरेटिंग हुई, इन सब का भाव आराम से बढ़ना चाहिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। निफ्टी की बात की जाए, पिछले एक महीने से अगर आप देखें तो अपने टॉप से 5 to 7% के आसपास करेक्शन में है। अब दोस्तों, ये 5 से 7% को बहुत बड़ा क्रैश बोलना सही नहीं है। अगर निफ्टी 2022 के बॉटम से 10,000 पॉइंट, 11,000 पॉइंट भागा है, तो क्या 2-4 हज़ार पॉइंट गिर नहीं सकता? अगर आप एक इन्वेस्टर है ना, तो आपको इस गिरावट में गोल्डन स्टॉक गोल्डन लेवल से मिलेंगे। लेकिन वही कहानी है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप अपने नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाएँ, टॉप में ये सोचे खरीद ली कि आज मैं बेचूंगा, खरीदूंगा, कल मैं बेचूंगा, मेरा आईफोन आ जाएगा, मेरे कार आ जाएंगे, तो गैस बहुत रिस्की होता है। और उसमें स्टॉप लॉस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो सबका शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है। आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके भारत के बाज़ार में 10 साल के निवेश किए हैं, 15 साल के निवेश किए हैं, तो हर साल बाज़ार के लिए अच्छा नहीं होता है। आज आपने देखा कि एफ लोग ने मर्सिलेस सेलिंग की है। आज चाइनीज़ बाज़ार उनको अट्रैक्ट कर रहा है, बट क्या पता आने वाले कल में अगर एफ ने, सेबी ने कुछ नियम थोड़ा सा ढीला कर दिया, अच्छा कर दिया, आरबीआई ने रेट कट कर दिया, तो क्या एफ नहीं आएंगे? अगर उनको देख के आप निवेश करते हैं तब दोस्तों निवेशक आप नहीं हैं। आपको ये देख के निवेश करने की आवश्यकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है। और अर्थव्यवस्था में गए सबसे बड़ा जो सेक्टर है बैंकिंग ना, उसको अभी के टाइम बहुत ही हद तक लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि भले ही 200 निफ्टी 50 स्टॉक के बास्केट का लिस्ट है, लेकिन इसी बीच में गैस फाइनेंशियल का वेटेज ना 32% के आसपास है। आप सोच के देखें कि जिससे निफ्टी खुद बना हुआ है, जो निफ्टी का अधिकांश वेटेज लेके रखता है, और जो गैस निफ्टी के पी को अभी भी संतुलित किया है, वो अभी भी गैस पिछले 3-4 सालों से कोई रैली नहीं किया है। जिसमें अगर आप देखें तो HDFC बैंक 11.5% के वेटेज पे चल रही है। तो बैंक का कोलैप्स होना दोस्तों अर्थव्यवस्था के लिए ना सबसे ख़राब चीज़ है। वही कहानी है दोस्तों, कोविड में भी हम लोगों ने बैंकिंग स्टॉक्स का बहुत बड़ा कोलैप्स देखा था, बट बॉटम से रिकवरी होने के बाद बहुत सारे बैंक्स ने अच्छा पैसा कमाया, जिसमें का लीडर बैंक ना ICICI बन के निकला, जिसको मैंने आज से नहीं स्टार्टिंग से ही बताया था। लेकिन दोस्तों, अब ना कुछ ऐसे बैंक्स भी अवेलेबल है जो बहुत ही लो प्रीमियम में मिल रहे हैं, बहुत ही लेस डिस्काउंट, मतलब बहुत ही हाई डिस्काउंट मिल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहे हैं। देखें दोस्तों, तो उस बैंकिंग स्टॉक्स में से भी अगर आपको देखना हुआ ना, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बैंक का दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज है। जहाँ पे कैसे ICICI बैंक और HDFC बैंक ही मोटा मोटी अगर आप देखें तो 50% का वेटेज, स्टेट बैंक को मिला दिया जाए तो 60, कोटक को मिलाया 70, और एक्सिस की बात की जाए तो ऑफकोर्स उसको लेके टोटल दोस्तों मैक्सिमम जो वेटेज है ना, ये लोग कमांड करते हैं। तो देखा गया दोस्तों, तो 80% के आसपास वेटेज ये भारत के टॉप 5 बैंक्स कमांड करते हैं, और जिसका ना प्राइस टू अर्निंग बहुत रीजनेबल है। इन पांचों बैंक में कैसे अभी के टाइम मेजर डिस्काउंट अवेलेबल है, चाहे वो टाइम करेक्शन की बात की जाए या फिर साइडवेज की बात की जाए। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ज़रूर दोस्तों ब्रोकर से उनको समझ में आएगा कि रेटिंग करना चाहिए, पीक एक्सपेंशन करना चाहिए, तो ऑफकोर्स बाजार उसको कर सकता है। अगर 14.5 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे थे कि सर बैंकिंग स्टॉक को लेकर आपकी कवरेज क्यों नहीं आ रही है। सही टाइम पे गैस मैं कवर करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। उसके पहले भी मैंने ICICI बैंक को बहुत ज़्यादा कवर किया था, और इसका फल ये हुआ है। HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक से भी ICICI बैंक ने हमें अच्छे पैसे कमा के दिए, लेकिन ये अब उनके वैल्यूशंस थोड़े से ना स्ट्रेच हुए। रही बात गैस प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, वो तो सिंक में ही चल रहा है, बिकॉज कंपनी की EPS बढ़ रहे हैं।
लेकिन दोस्तों इसी बीच में पूरे इंटायर बैंकिंग में ना अभी के टाइम बहुत ही अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल और 14.5 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मुझे कैसे बहुत बड़ी डाउन साइड रिस्क ना यहाँ से दिखाई नहीं पड़ती। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर हिस्ट्रिकली आप देखें दोस्तों तो बैंक निफ्टी का पी ना बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, अच्छे वैल्यूशंस पर हमें देखने को मिल रहे हैं। 2008 2012-13 को छोड़ दिया जाए ना, ये कैसे अपने एवरेज लॉन्ग टर्म पी मीडियन है ना उस पर ट्रेड कर रहे हैं। और जिनको पता है कि एवरेज लॉन्ग टर्म पी मीडियन पे ट्रेड करने से क्या फ़ायदा होता है, भले उस समय पैसे नहीं बने बट नेक्स्ट 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में जब सेक्टर में रोटेशन होगा और ऑफकोर्स एफ बड़ा पैसा लेके आएंगे तब दोस्तों बैंकिंग और ऑफकोर्स एनबीएफसी उनकी बहुत ही पसंदीदा सेक्टर्स में से एक होते हैं। अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी कंपनी है एक्सिस बैंक, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं। नामी गिरामी बैंक हैं, भारत के टॉप 5 बैंक में से एक होती है दोस्तों। बट 5 ईयर्स की प्रोफाइल की बात की जाए 70% के आसपास ही पैसे बनाए और ऑफकोर्स कोविड लो को हटा दिया जाए 2019 से अगर आप देखें ना, इसने बहुत बड़े पैसे नहीं छापे। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है दोस्तों। कोविड को हटा दिया जाए तो कंपनी ग्रोथ मोड पे है। कभी कभी कैसे एनपीए का इशू पूरे बाजार में होता है जिसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स कुछ ज़्यादा ही गिरते पड़ते हैं। बट ये अगर हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले कल में भारत 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी ना, बिना बैंकों का, बिना एनबीएफसी का पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज जो कंपनी आने वाले कल में शेयर बाज़ार में लिस्ट होगी, आईपीओ लेके आएगी, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको लोन कौन देगा दोस्तों? बैंक और एनबीएफसी। तो बिना बैंक एंड एनबीएफसी का दोस्तों कोई भी देश की इकोनॉमी ना कोलैप्स हो जाती है। इसलिए कैसे बहुत लोग बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए पैसे नहीं लगाते हैं। अगर आपको बैंक पसंद नहीं है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जिनको बैंक्स पसंद है और बैंक में निवेश करना पसंद है, मेरे हिसाब से कैसे एक्सिस बैंक अभी के टाइम बहुत ही अच्छे प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा है। इसकी बात की जाए साइज़ उससे बड़ा है, 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। तेरी के प्राइस अर्निंग मल्टीपल में कैसे कंपनी के आरओई 18% है। बहुत ही कम एनबीएफसी और बैंक होते हैं जिनके आरओई 18-20% के आसपास होते हैं। इस बैंक की कमांडिंग हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, जहां वैल्यूएशन हमें 13 के आसपास मिल रहा है प्राइस टू अर्निंग, और ऑफकोर्स आरओई बहुत ही अच्छा मिल रहा है। देख सकते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस हमें क्या देखने को मिल रहा है। 18 का दोस्तों कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मीडियन ही है, जो कंपनी हमेशा से कमांड करती है और कैसे इसी लेवल पे कंपनी चल रही है। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहाँ कैसे टूटता भी है ना, तो मान के चलिए 10% 15%, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पर कंपनी अगर अपने मीडियन पी में भी आती है तो 35 से 40% के आसपास गेन ना हमें दिखाई दे सकते हैं, जो कैसे एफडी से बहुत ही अच्छे हैं। और सही टाइम पे कैसे स्टॉक आप खरीदते हैं सही वैल्यूएशन पे, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये सेल्स की बात की जाए तो बड़े आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। लाख लाख करोड़ से कैसे ऊपर की कंपनी की सेल्स हमें देखने को मिलती है। वही जो बैंकिंग स्टॉक्स कमाता है, कैसे कमाता है शायद आपको पता ही होगा। रही बात गैस कंपनी की ईपीएस की प्रॉफिट की, वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैस दूसरे बैंक की बात की जाए एचडीएफसी बैंक, जो भारत की नंबर 1 कंपनी है एज पर द मार्केट कैप। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो एसबीआई गैस इसको बीट कर चुका है, लेकिन यस इस कंपनी में क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू काफ़ी मजबूत है। एचडीएफसी लिमिटेड के संग मर्जर होने के बाद गैस जो रैली है उतनी तो विजिबल देखने को नहीं मिल रही। और यस ये सब कंपनी से गैस मैं ये नहीं बोलूँगा कि 10 साल में कंपनी 100 गुना 10 गुना हो जाएगी। ये सब गैस ब्लू चिप कंपनी है, 10 गुना 100 गुना वो सब माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और कुछ मिड कैप ही पॉसिबल करते हैं। लेकिन यस अगर आप लार्ज कैप कंपनी को सही वैल्यूएशन पे खरीदते हैं तो अच्छे पैसे बनते हैं। बीच में तो गैस ये जो प्रोफाइल 40% आप देख रहे हैं ना, ये गिर के 15% के आसपास आया था जब बीच में एचडीएफसी बैंक 1400 के लेवल पे था, लेकिन वहाँ से भाग के कंपनी अभी 1725 के लेवल पे चल रही। टर्म ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए बताने की आवश्यकता नहीं है कि एचडीएफसी ग्रुप ने गैस कितना बड़ा पैसा बनाया। अब तो एचडीबी फाइनेंशियल की बात की जाए आईपीओ, उसकी भी घंटी हमें देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें देर सवेर इन सब कंपनी पॉजिटिव ही तौर पे देखने को मिल सकता है। तो आज बाजार गिरा था, अगर एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा नहीं भागा होता तो बाजार की कहानी कुछ और होती। और बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर देखने को मिलता है, तो कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टर्म एवरेज पी के आसपास ही हमें मिल रही है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए हाथी कंपनी है तो 13 लाख करोड़ के आसपास के मार्केट कैप। अब 13 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को अगर आप सोचेंगे कि 10 साल में 10 गुना हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कैसे मैं खुल के बताना चाहता हूँ, एफडी से अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कोई भी कंपनी को अपने मीन पी पे खरीदते हैं, खासकर ब्लू चिप कंपनी जो निफ्टी 50 सेंसेक्स का स्टॉक है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। 19 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में गए इस कंपनी की आरओई बहुत ही इंप्रेसिव है। वैल्यूशन के बारे में दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, वो वैल्यूशन भी हमें इस कंपनी में बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। बीच में तो गैस कंपनी 15-16 के पी में आई थी और इसने गैस पिछले कुछ समय से सारे बैंकिंग स्टॉक के टॉप 4 कंपनीज में सबसे प्रीमियम वैल्यूशन रखा था। बिकॉज कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, वो बहुत ही मजबूत रहा है और कंपनी ने कैसे अपने शेयर होल्डर्स को एक लंबा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। इस गैस मैं आपको नोटिस में बनाना चाहता हूँ कि इसमें जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो एफआईएस और डीआईएस ही है, मैं आपको छुपाना नहीं चाहूँगा। और यहाँ पे क्या सितंबर क्वार्टर्स में जहाँ पे एफआईएस ने पूरा माल बेचा है ना,
यहाँ पे थोड़ा सा माल खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीएस ने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है। पब्लिक होल्डिंग लगातार कम हो रही है बिकॉज स्टॉक जब नहीं भागते हैं तो पब्लिक उन सब कंपनी से हिट हो जाती है। बट जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं उनको उन सब कंपनी में काफ़ी दिलचस्पी होती है। तो 2-3 साल 4 साल चला नहीं और उनके वैल्यूशन इन्वेस्टमेंट करने के लायक बने हुए हैं। कंपनी की बात की जाए कोटक महिंद्रा बैंक, ये बात अलग है दोस्तों कि इस बार इनके नंबर्स अबव एस्टिमेट नहीं आए, बिलो एस्टिमेट आए। पर कंपनी ख़राब नहीं है। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए इसने गैस बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए वही होता है, वैल्यूशन अगर बहुत महंगे हो जाते हैं तो या तो स्टॉक गिरेगा तब वैल्यूशन जस्टिफाई होगा या फिर ईपीएस बढ़ते रहेगा, स्टॉक साइडवेज में जाएगा तो पी सिंक हो जाएगा। यही गैस असली फार्मूला होता है। और 2019 का जो टॉप था तो दोस्तों इसी लेवल पे कंपनी चल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी रीजनेबल हो चुकी है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो एक्सिस टाइप ही मार्केट कैप है, मतलब एक्सिस बैंक का जो मार्केट कैप है उसी के लगभग ही कंपनी ट्रेड करती है। 18 के प्राइस टू मल्टीपल से गैस कंपनी का आरओई 15% के आसपास। की बात की जाए वही कहानी है, जब गैस कंपनी थोड़ा सा ओवरलोड होती है ईपीएस से तो एक समय ऐसा आता है कि इंडस्ट्री अंडर परफॉर्म करता है। हमने कैसे ऐसे इंडस्ट्री ना ऑटो में भी देखा था, कोविड के पहले स्टॉक भाग ही नहीं रहते, इंडस्ट्री भाग ही नहीं रहता। पर सबका एक साइकिल आता है, जब का सही टाइम होगा वो कब आएगा किसी को पता नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप इसीलिए करते हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, होपफुल रहते हैं। अगर आप रिटर्न्स को देख के निवेश करते हैं टॉप पे तो वही बैंक मतलब रेलवेज़ वाला डिफेंस वाला हालत हो जाएगा, जहाँ बहुत लोगों ने इलेक्शन के लालच में टॉप में खरीदा था। और आज गैस उस टॉप से बहुत सारे इंडस्ट्री के की प्लेयर्स में डिफेंस और रेलवेज़ में 30 से लेकर 40% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो आपको दोस्तों भागते हुए शेयर पे ना थोड़ा कम फोकस करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपको अपना स्टॉप लॉस पता होगा, या फिर आप एक ट्रेडर हो जहाँ आपको ट्रेंड से ही काम करना है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए यही कला है दोस्तों, जहाँ पे आपको अच्छी कंपनी एट अफोर्डेबल प्राइस पे मिलनी चाहिए। कंपनी के प्रमोटर की बात की जाए तो आपको पता है कि वो रिटायर हो चुके हैं, उदय कोटक साहब, लेकिन उन्होंने गैस बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया है। एफआईएस और डीएस का दोस्तों ये कंपनी बहुत ही फेवरेट है, जहाँ पे अगर आप देखें तो 60% का वेटेज एफआईएस डीएस लेके बैठते हैं। तो यहाँ पे कैसे कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मैंने नहीं दिया, मैंने क्या सबके सामने पिक्चर रखा। अब आप डिसाइड करिएगा कि आपको बैंकिंग स्टॉक्स में से कौन कौन सी कंपनी पसंद है। अब छोटे मोटे बैंक्स भी अवेलेबल होते हैं, बट आरबीआई का इस हिसाब से कफन मान के न्यूज़ ला रही है ना, इम्बागो लगा रही है, हॉकी स्टैंड दे रही है, तो बहुत सारे एनबीएफसी और छोटे मोटे बैंक्स में ना काफ़ी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये सब बैंक्स बहुत बड़े हो गए हैं, जहाँ पे गैस मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा 100% सेफ़ है, 100% गैस सेफ़ कोई नहीं होता। बट यस इस पे गैस आरबीआई की ना कुछ स्पेशल फोकस होती है, जहाँ पे गैस आरबीआई इन सबको देखती है। और लॉन्ग टर्म में कैसे अगर भारत का शेयर बाजार बढ़ेगा तो बैंक और एनबीएफसी के बिना वो संभव नहीं है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।